नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद अस। मैं हूं परवीन शेख। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। 19 दिन के सत्र में कई अहम बिल पास हुए, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और विरोध भी हुआ। संसद के आखिरी दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कक्ष की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी बैठे दिखाई दिए। इसके अलावा सपा से धर्मेंद्र यादव, शरद पवार की एनसीपी से सुप्रिया सुले और डी राजा भी इस बैठक में मौजूद थे। इस बीच सदन के बाहर विपक्षी सांसदों का विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल को लेकर सरकार पर हमलावर रहा। विपक्ष ने दावा किया कि 3 कृषि कानूनों की तरह इसे भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। वहीं एसआईआर पर विपक्ष का विरोध जारी है। बंगाल से लेकर केरल तक और यूपी से तमिलनाडु तक एसआईआर पर सियासी घमासान मचा है। फर्जी वोटर के नाम कटने से विपक्ष की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद विपक्षी दल सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, संसद सत्र खत्म हो गया, लेकिन उस दिन आखिरी दिन जो टी पार्टी हुई उसमें प्रियंका वाड्रा की जो मौजूदगी थी, उसको लेकर इतनी बहस क्यों? बहस क्यों? ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस था। ये अक्सर होता था, हर बार होता था कि जब भी सत्र खत्म हुआ है स्पीकर साहब चाय पे बुलाते थे सबको, सारे लोग वहां पे पहुंचते थे। ये तो हिंदुस्तान की राजनीति में अमरीश पुरी पैदा हो गया, एक राहुल गांधी, जिसने इस प्रथा को खत्म कर दिया। पिछली बार भी वो नहीं गए, तो वो ट्रेडिशन को तोड़ रहे क्यों? अपने अकड़ में, हनक में। क्या प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के सामने जाकर के हमें झुक करके रहना पड़ेगा? ये कैसे पॉसिबल है? आप किसी को आदर देना चाहते नहीं, इसलिए आपको आदर मिलता नहीं। लेकिन ये बहस की बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की खुशी की बात है। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स प्रियंका वाड्रा के इस काम से इतने खुश हैं कि उनको अब ये लग रहा है कि चलो किसी को तो सेंसिबिलिटी है कि आप इस तरह के गैदरिंग में जाएं, मिलें, बातचीत करें। ठहाके लग रहे थे वहां, ठहाके लग रहे थे। तो राहुल गांधी होते तो ऐसी तस्वीर नहीं आती। राहुल गांधी देश में नहीं है तो प्रियंका वाड्रा ने जो सही होता है वो काम उन्होंने किया। एक दिन पहले भी कितने प्यार से उन्होंने जो है वो गडकरी साहब को कहा कि हमारे कंस्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम है। वो गई, जाकर के मिली, और गडकरी साहब ने भी निराश नहीं किया, कहा 31 दिसंबर तक ये मामला खत्म कर दूंगा। और बाकायदा उनको ऑफर किया अपने हाथ से बना हुआ वो राइस बॉल कि भाई ये लीजिए, मैंने अपने हाथ से बना। ये परस्पर एक दूसरे के प्रति आदर रखेंगे तो राजनीति थोड़ी सी और सुलभ हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी हैं कि जो सुधरने का कभी नाम नहीं लेते। बिल्कुल, राहुल गांधी ने इस सत्र में जो किया उसको लेकर वो सवालों में तो ही हैं, लेकिन टी पार्टी हुई और उसके बाद भी विपक्षी सांसद बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, आखिरी दिन भी मनरेगा को लेकर। देखिए, विरोध करना विपक्ष का काम है। ये विरोध प्रदर्शन से समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर उनके विरोध करने के अधिकार को भी छीन लेगा तो फिर वो तानाशाही हो जाएगी। विरोध करना उनका अधिकार है, वो विरोध कर रहे थे, लेकिन विरोध के साथ सामंजस्य बिठाना भी उनके लिए कर्तव्य होता है। अगर आप किसी बिल पर चर्चा कर रहे हो, आपको लगता है इसमें कुछ कमियां हैं, उसके लिए आप विरोध करो, लेकिन उसको पास करवाने में क्या फायदा देश का है, इसे समझना जरूरी होता है। और वो समझ गए तो आप अपनी राजनीति कीजिए और सत्ता पक्ष को अपनी राजनीति करने दीजिए। यही परंपरा रही थी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी हुई थी, और उस समय सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करती थी। वो हर मीटिंग में ये बात करते थे कि हम तो विरोध करेंगे, आपने जो बिल लाया है उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिसका हम विरोध करेंगे, लेकिन बिल पारित करवाने में हम ऑब्स्टेकल नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि देश के इतिहास में हमारा नाम इसलिए लिखा जाए कि विपक्ष ने सारे महत्वपूर्ण बिल को बर्बाद कर दिया, देश का विकास रोक दिया, इसलिए कॉपरेट करते थे। बहुत हुआ तो वॉकआउट कर गए, बहुत हुआ तो चर्चा के बाद वोटिंग में, विरोध में वोटिंग ही करेंगे। यह परंपरा थी जिसे राहुल गांधी ने ध्वस्त कर दिया। अब कांग्रेस के अंदर इस बात की चर्चा चल रही है कि टी पार्टी हुई, उसमें प्रियंका वाड्रा को किस हैसियत से बुलाया गया, या फिर कांग्रेस के नेताओं ने प्रियंका वाड्रा को क्यों भेजा।
अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को भेजना था मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज देते। अगर कांग्रेस के अंदर संगठन महामंत्री बनाया हुआ है केसी वेणुगोपाल को भेज देते, कोई और नेता को भेज देते, शशि थरूर को ही भेज देते। क्योंकि पिछली बार जब शशि थरूर गए थे तो सवाल तो बड़े उठे थे। पुतिन के डिनर मीटिंग में इन लोगों ने कहा क्यों, आखिरकार किस आधार पर शशि थरूर को बुलाया गया। तो अब सवाल उठाओ कि किस आधार पर प्रियंका वाड्रा को बुलाया गया। राहुल गांधी तो कई मीटिंग में जाते हैं, नजरों से नजरें मिलाते नहीं, बाहर आकर कहते हैं कि देखो प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। अमित शाह नजर से नजर नहीं मिला रहे थे, प्रियंका वाड्रा तो नजर भी मिला रही थी, मुस्कुरा भी रही थी, हंस भी रही थी और उसके बाद अपना काम भी निकाल रही थी। तो ये नेतृत्व परिवर्तन के लिए जो कांग्रेस में आग लगी थी उसमें एक और आग में घी का काम किया है प्रियंका वाड्रा के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात। इसलिए कांग्रेस में अब जो चर्चा चल रही है कि अगर अपोजिशन को बेहतर काम करना है, लोगों के दिमाग में ये भरना है कि कांग्रेस भी वैसी ही पार्टी है जो अच्छे कामों के लिए जाना जाए, तो उसके लिए नेतृत्व परिवर्तन करो, राहुल गांधी को रिप्लेस करो, प्रियंका वाड्रा को सामने लाओ और वो कॉपरेट भी करेगी, विरोध भी करेगी और कांग्रेस को बेहतर जगह पर ले भी जाएगी। यानी कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से एसआईआर को लेकर बंगाल से तमिलनाडु तक, केरल से लेकर यूपी तक घमासान मचा है और विपक्ष अब सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहा है। भाई सड़क पर उतरिए, आसमान में उड़िए या फिर नदी में तैरिए या समुद्र में जाकर के गोते लगाइए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं है। लोगों के वोट कट रहे हैं, जैसे बिहार में 65 लाख वोट जो है कट गए, तो 65 लाख लोगों का वोट अगर गलत से कटा होता तो 1 लाख लोग सड़कों पे आ जाते, तो सरकार जो है ना वहीं के वहीं ध्वस्त हो गई होती, वहीं की वहीं ध्वस्त हो गई होती। आप क्या मांग कर रहे हो? जो मैंने कहा कि भाई आपको सड़क पर उतरना है, आसमान में उड़ना है, नदी में तैरना है या समुद्र में गोते खाने, उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है कि जब लोगों के वोट कट ही नहीं रहे हैं तो फिर किस बात का प्रोटेस्ट। आप ये चाह रहे हो कि मरे हुए लोगों का वोट का नाम लिस्ट में रहे, बांग्लादेशियों का रहे, रोहिंग्या का रहे, डबल नाम रहे, एक आदमी का चाचा कंस्टिट्यूंसी में नाम रहे, ऐसे लोगों का नाम रहे कि जिसके बाप की उम्र जो है 10 साल ज्यादा और दादा की उम्र 20 साल ज्यादा। ये क्या तमाशा है? तो ये देखिए, हार के डर से ये लोग इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का पुराना एजेंडा है जिसके ट्रैप में बाकी के विपक्षी पार्टियां फंस गई हैं कि एजेंडा राहुल गांधी का साफ है कि हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के ऊपर पूरी दुनिया में घूम घूम के सवाल उठाना और ये साबित करवाना कि देखिए हिंदुस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। इससे फ़ायदा चीन को, अमेरिका को, हिंदुस्तान के जो दुश्मन देश हैं उनको होगा और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए राहुल गांधी ये सब तिकड़म करते हैं और उस ट्रैप में विपक्ष की बाकी पार्टियों को नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष यहाँ पर खुलकर एसआईआर का विरोध कर रहा है। अब अखिलेश यादव ने जिस तरह से सीएम योगी ने कहा कि 4 करोड़ वोटर जो हैं वो कटेंगे यूपी में, तो इसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग से भी पर्यवेक्षक नियुक्त करने की बात कर रहे हैं। देखिए, पर्यवेक्षक तो चुनाव आयोग अपने आप नियुक्त कर देता है, उसके लिए उनको पूछने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव अभी हल्ला हंगामा कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होने जी। ये 2027-2029 की बात है। अभी जिन राज्यों में चुनाव होना है समस्या उसकी है। अभी ये कितना भी चिल्लाएंगे चीखेंगे, लेकिन अगर 2 साल बाद चुनाव होगा तो उस समय तक ये मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा। बंगाल में मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता है कि ये मुद्दा सिर्फ वोट कटने का नहीं है। बिहार में वोट कटे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहां जहां वोट कटे वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, चाहे मुस्लिम बहुल इलाके में ही क्यों हो। लेकिन ये वोट कटने का मतलब ये है वोट शुद्धिकरण, ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण। और इस शुद्धिकरण में पश्चिम बंगाल में समस्या हो गई है कि देखो यहां पर भारतीय जनता पार्टी वही मुद्दा उठाएगी ज्यादा आक्रामक तरीके से जो बिहार में उठाई कि घुसपैठियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई है। और जो वोट काटे जा रहे हैं उससे वहां के उन लोगों के लिए,
जो बार बार ये सोचते सोचते थक गए थे कि कब हमें इन घुसपैठियों से आज़ादी मिलेगी, उसको एक बूस्टअप मिलेगा और ये लगेगा कि आगे जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि बॉर्डर जिलों में एनआरसी शुरू होगी, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में भी होगी और ये असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जितने हैं, झारखंड के जितने हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल के जितने हैं, ये सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पहले एनआरसी लागू करो, उसके बाद पूरे स्टेट की बात करो जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठिया है। अब ये परसेप्शन की लड़ाई है जिसमें ममता बनर्जी पिछड़ती जा रही है, सरेंडर के मूड में है और अपने बीएलए के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये लग रहा है कि एक बार 2-3 तरीके के अटैक हमारे पर होते हैं और मुसलमान वोट भी छिटकता जा रहा है, दूसरी पार्टियों के साथ शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थितियों में हमारी कुर्सी खिसक जाएगी। इसीलिए सबसे ज्यादा डर ममता बनर्जी को और स्टालिन को थोड़े बहुत, ये 14-15 लाख वोट कटने से कोई बहुत ज्यादा फर्क तमिलनाडु में न तो स्टालिन को पड़ेगा न भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये जो परसेप्शन की जंग है उसमें भाजपा जो जीत हासिल कर रही है, उसी से इन लोगों की समस्या बढ़ रही है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संसद सत्र के समापन के बाद हुई टी पार्टी ने कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी को सामने ला दिया है। पीएम मोदी और प्रियंका वाड्रा के बीच हुई चर्चा ने राहुल गांधी की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिया है। वहीं प्रियंका को लेकर नई बहस भी छिड़ गई है, जिससे राहुल और कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ना तय है। इधर एसआईआर प्रक्रिया में जिस तरह से फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं, उससे बंगाल में ममता तो वहीं तमिलनाडु में स्टालिन और यूपी में अखिलेश यादव की चीखें निकल रही हैं। सत्ता की वापसी में राह देख रही विपक्षी पार्टियों की समस्याएं अभी और बढ़ने वाली हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।